नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रबंध गायन शैली पर चर्चा करेंगे। प्रबंध गायन शैली भारतीय संगीत में प्रबंध एक ऐसी प्राचीन गायन शैली है। भरत काल में ध्रुव गीत का अस्तित्व था और इससे पूर्व शुद्ध गाथा, पाणिका, नायक गीत शैलियाँ थीं। मतंग के समय में प्रबंध गीत शैली पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ चुकी थी। क्वेश्चन ऐसे बन सकता था कि किसके समय में, किस कवि या किस लेखक के समय में, ग्रंथकार के समय में प्रबंध शैली आई थी। तो मतंग जी के समय में आई थी। बृहदेशी अन्य में प्रबंध के प्रयोग का वर्णन मिलता है, मतलब बृहदेशी जो ग्रंथ है उसमें प्रबंध के प्रयोग का वर्णन मिल रहा है। और इन्हीं प्राचीन प्रबंधों बाद भी प्रत्येक शैली के निर्माण का योग मिलता है। यह सर्वदा सत्य है कि आधुनिक काल की हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीतिक पद्धति में जो लिपिबद्ध रचना है वे प्राचीन काल के प्रबंधों से मिलती हैं। प्रबंध शब्द अत्यंत प्राचीन है। शास्त्रों के गायन के निबद्ध और अनिबद्ध दो भेद दिए गए हैं। अनिबद्ध मतलब जो ताल से मुक्त हो, अर्थात जैसा गायन है, आलाप है। निबद्ध यानी ताल में बंधा हो, जिसे निबद्ध कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं स्वर, लय, ताल, ये तीन तत्व हैं जिनका बंध निबद्ध गान में आवश्यक है। भारतीय संगीत में प्रबंध या गायन शैलियों के विभिन्न प्रकार समय समय पर प्रचलित रहे हैं। शास्त्रों में निबद्ध गान के तीन नाम मिलते हैं: प्रबंध, रूपक और वस्तु। इनमें प्रबंध सर्वाधिक प्रचलित नाम रहा है। इसका देखते हैं रूपक और वस्तु के रूप में इस लेख में नीचे बताया गया है। प्रबंध का शाब्दिक अर्थ: प्रबंध शब्द जो है प्रा उपसर्ग बंध धातु व धन्य प्रत्यय से बना है, जिसका अर्थ अच्छी तरह से बंधा हुआ है। प्रकृष्ट रूपेण बंधः इति प्रबंधः, अर्थात स्वर, ताल और छंदों से अच्छी प्रकार नियोजित गेय रचना प्रबंध कहलाती है। ठीक है। धातु व अंगों को सीमा में बांधकर जो रूप बनता है वह प्रबंध कहलाता है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नृत्य संबंधी ध्रुव और गीत दो प्रकार के प्रबंध बताए हैं। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि नाट्य शास्त्र में कौन कौन से बताए गए हैं प्रबंध। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नृत्य संबंधी ध्रुव और गीत दो प्रकार के प्रबंध बताए हैं। सर्वप्रथम प्रबंधों के उल्लेख का मतंग को ही मैंने आपको बताया था, अभी मतंग जी को मिलता है। 49 देसी प्रबंधों का वर्णन इन्होंने अपने ग्रंथ में किया है। तो सबसे पहले जो प्रबंध का उल्लेख किया गया है वो बृहदेशी में मिलता है। और बृहदेशी की एक और चीज़ है कि बृहदेशी में जितने भी सबसे ज़्यादा मैंने सुने हैं कि जो दोहे लिखे गए हैं, श्लोक लिखे गए हैं, वो इसी में लिखे गए हैं। सारंगदेव ने अपने संगीत रत्नाकर में भी 75 प्रबंधों का वर्णन किया है। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है 49 प्रबंध किसने माने, तो मतंग जी ने माने हैं, है ना। दो प्रकार के प्रबंध नृत्य से संबंधित भरत मुनि ने बताए, 75 बताए हैं सारंगदेव ने। सूल प्रबंध में पूर्व संबंध अनिवार्य रूप से होता है। एक सूल प्रबंध भी होता है। तो सूल प्रबंध में पूर्व संबंध अनिवार्य रूप से होता है, जबकि विप्रकीर्ण प्रबंध मुक्तक की भांति पूर्वापर संबंध से रहित होते हैं और संबंध रूप से गाए जाने का वैशिष्य रखते हैं। आली क्रम प्रबंध की स्थिति सूत्र विप्रकीर्ण प्रबंधों के बीच समझी जाती है। ठीक है। मतंग के काल 8वीं ईस्वी, मतलब 8वीं जो ईस्वी थी तक देसी संगीत में असंख्य प्रबंधों का निर्माण हो चुका था। तो मतंग का जो काल था 8वीं शताब्दी, उस समय देसी संगीत में प्रबंध का निर्माण हो चुका था असंख्य, जिनकी संख्या नहीं थी। इनमें से कुछ निम्न हैं: कंद, आर्या, गाथा, द्विपदी, त्रिपदी, चतुरंग, मातृका, वस्तु, हंसपद, गजलीला, कैवाट, एला इत्यादि। ओके। और इनमें वर्ण गायक का नाम रहता था और इनमें स्वर, पद, पाठ, मृदंगाक्षर तथा तैनक का यथोचित उपयोग होता था। कैवाट नामक प्रबंध केवल पाठ या ताल अक्षरों से ही बनता था। झप, मठ, कंकाल तथा प्रतिपाल जैसे तालों में प्रबंध की रचना होती थी। यह प्रबंध रत्नकाल तक विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित रहे हैं। पंडित सारंगदेव के पश्चात भारतीय संगीत में ध्रुपद, धमार, ख्याल जैसे नए प्रबंधों का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रबंध का मुख्य स्रोत भरतकालीन ध्रुवा गीत थे। इसमें स्वर, लय, पद और ताल का संपूर्ण समन्वय था तथा वैदिक कालीन संगीत की ऋक्, पाणिका और गाथा आदि के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से अलंकृत करने पर ध्रुवा गीत की रचना की गई, जो आगे चलकर प्रबंध गीत के नाम से प्रचलित हुए। प्रबंध गान को निबद्ध संगीत के अंतर्गत रखा गया है। निबद्ध गान की 3 संज्ञाएं प्रबंध, वस्तु एवं रूपक हैं। प्रबंध के अंग इस प्रकार: ध्रुपद की आकृति हेतु स्वर, शब्द और लय की प्रधानता होती है। इस प्रकार प्रबंध हेतु 6 अंगों को प्रधान माना गया है, जो इस प्रकार हैं। ठीक है। स्वर नामक अंग से षडराजी ध्वनियों और सांगीतिक स्वर, सा, रे, गा आदि स्वराक्षरों का मान होता है। प्रबंध में प्रयुक्त किए गए शुद्ध एवं विकृत स्वर ही प्रबंध के प्रथम अंग हैं। विरुद्ध गुणोल्लेखतया यत् तत् विरुद्ध मानव स्तुति को विरुद्ध कहा गया है। अतः किसी गीत के अंतर्गत नाटक में आए हुए पात्रों के संबंध में जो जानकारी दी जाती है वह विरुद्ध कहलाती है। पद से अभिप्राय शब्द समूह है।
यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर लिखा हुआ है वो उसका हेडिंग है, यह ध्यान रखिएगा। जैसे स्वर, विरुद्ध, पद, तो हम पद के बारे में बात कर रहे हैं। पद से अभिप्राय समूह है। नाटक में कार्य करने वाले पात्रों के शौर्य, वीरता जैसे गुणों को प्रकट करने वाले शब्द समूह पद कहलाते हैं, है ना। तो ये चौथा देखते हैं, तैनक। तैनक को तैन भी कहा गया है, इसका अर्थ मंगल ध्वनि अथवा मंगल सूचक शब्द होता है। पाठ से अभिप्राय बाधाक्षर है, बाधों में प्रयुक्त किए गए पदों को, अक्षरों को पाठ दिया गया है नाम। बाधों के बोल या पदाक्षर पाठाक्षर भी कहलाते हैं। प्रबंध, जो प्रबंध गीतों की लय का मापन करती है वह प्रबंध कहलाती है। वह ताल जो प्रबंध गीतों की लय का मापन करती है वह ताल कहलाती है, जैसे आदि ताल, एक ताल आदि। तो कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो? थोड़ा सा और हम पढ़ लेते हैं। एला, इस प्रबंध को पूर्ण प्रबंध कहकर संबोधित किया गया है। प्रबंध रूपक और वस्तु तीनों निबद्धगान के भेद हैं। एला प्रबंध की महिमा के समान है, जो श्रोता और प्रयोगकर्ता दोनों को धर्म, अधर्म और काम की सिद्धि देने वाली है। ठीक है। अब रूपक और वस्तु भी प्रबंध गायन शैली है। तो प्रबंध, रूपक और वस्तु तीनों ही निबद्ध गान के भेद हैं। जब नाटकीय तत्वों पर बल दिया जाता था उसे रचना को रूपक कहते थे। इसका बिल्कुल लोप हो चुका है। वस्तु का अर्थ अंग और धातु के मिश्रण से बनी संपूर्ण रचना से था। प्रबंधों में रचना के भागों पर बल दिया जाता था, जबकि इस अंगों से बनी संपूर्ण रचना को वस्तु की संज्ञा दी जाती थी। पंडित शारंगदेव के पश्चात भारतीय संगीत में ध्रुपद, धमार, ख्याल जैसे नए प्रबंधों का प्रादुर्भाव हुआ। तब से तक प्रबंध संगीत के विभिन्न घरानों में सुरक्षित है। इसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। प्राचीन प्रबंधों से स्पष्ट है कि श्रेणियों की बंदिशों में ताल, राग और छंद, वस्तु निर्मित को विचित्रता, विशेष अवसर और रस का प्रभाव था। प्राचीन काल उपरांत मध्यकालीन ग्रंथों में प्रबंध में परिवर्तन आया और नए प्रबंधों की रचना हुई। 17वीं शताब्दी तक प्रबंधों का प्रचलन था। पंडित वेंकटमुखी के समय तक प्रबंधों का अस्तित्व था, किंतु बाद में वे अप्रचलित हो गए। उत्तर भारत में ध्रुपद और दक्षिण भारत में नए गीत प्रयोग में आए, जो आज भी प्रचलित है। इस तरह उत्तरी संगीत में प्रचलित ध्रुपद के स्थायी अंतर संचार यावों की तुलना में अवयवों के साथ, प्रबंध के अवयवों के साथ की जा सकती है। अंततः यदि उत्तर एवं दक्षिणी संगीत प्रणालियों की बंदिशों को दृष्टिपात करें तो यह ज्ञात होगा कि इन प्राचीन प्रबंधों में कुछ न कुछ संबंध अवश्य है, और आधुनिक गीत में पाए जाने वाले दो भागों, स्थायी और अंतरा का प्रबंध के दो भागों के साथ संबंध है। तो कैसा लगा आपको ये टॉपिक? प्लीज़ सब लोग इसको ज़रूर लिखें, और ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, ताकि आपका ज्ञान बढ़े और सभी लोग अच्छे से एग्ज़ाम दें। और यही मेरा कहना है संगीत शाला की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद।